सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके साथ वर्दा शुएब और मेरे साथ हैं। कौन है मुझे भी नहीं मालूम। कौन है? तलहा। अरे मुझे। हमारे व्यूअर्स को तो बताएं ना कौन है। व्यूअर्स को पता है, वो मुझसे बहुत दफा मिल चुके हैं, फिर भी आप बता दो नहीं कौन है अगर आप बताना चाहती हैं। अरे फिर भी हम चाहते हैं कि जो हमें अभी देख रहे हैं उनको पता चले कि हमारे साथ है तलहा जतोई। और वो कौन है? वीकेंड पे कैसे रहे तलहा? आपकी तबीयत खराब थी, आप फ्राइडे को थे नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो है ना इतनी महंगाई हो गई है ना, सबके पेट खराब हो गए। अच्छा, मुझे लगा शायद आपको पेट्रोल नहीं मिला इस वजह से आप फ्राइडे को नहीं आ सके। तो पेट्रोल की कीमत देख के वैसे ही बंदा बोलता है छोड़ो यार आज तो है ना घर पे रहना चाहिए, क्योंकि अब पेट्रोल की कीमत देख के आपको साइकिल पे चलना है या पैदल चलना है या रनिंग करना शुरू कर दीजिए या इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीद लीजिए, इलेक्ट्रिक कार खरीद लीजिए, सोलर पैनल घर पे लगवा लीजिए, और कोई तरीका नहीं है इसका मुकाबला करने का। वर्दा नहीं, इसका एक और तरीका है जो हम लेके आए हैं अपने शो में और आपको बताएंगे भी और आपसे ही मिलवाएंगे और बाकायदा पूरी डिटेल्स बताएंगे कि जब पेट्रोल इतना महंगा हो गया है और गर्मी इतनी ज़्यादा है तो साइकिल पे सफ़र करेंगे आप और ज़्यादा डिले हो जाएंगे, लेकिन एक ऐसी सवारी भी है जिस पे आप सफ़र कर सकते हैं और आप पेट्रोल ही बचा सकते हैं। तो वो क्या है, उसके लिए आपको हमारा शो देखना पड़ेगा। लेकिन इस सबसे पहले एक बहुत ही अहम और इम्पॉर्टेंट बात जो आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है और हमारे बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखती है कि जिस तरह से अब हमने देखा कि भारत में रसूल की शान में गुस्ताखी की गई है। ये सबसे बड़ा एक अहम सवाल है कि जिस तरह पूरी उम्मत मुस्लिमा की जानिब से इसका शदीद रद्द अमल सामने आया है, कल से अब तक अगर हम देखें तो ये मामला टॉप ट्रेंड में है। और कतर में बाज़ाब्ता तौर पर भारत से माफ़ी तलब की गई। उन्होंने कहा है कि बाकायदा इस पर माफ़ी मांगी जाए और कुवैत में भी भारतीय सफ़ीर को बुलाकर जो है इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। और पाकिस्तान से भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आरिफ अलवी ने भी इस मामले की शदीद मज़म्मत की है और जो कि होनी भी चाहिए। देखिए, हम मुसलमान हैं और हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने रसूल की शान में गुस्ताखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और क्यों? जब हम हर मज़हब की हम इज़्ज़त करते हैं, हम हर मज़हब को उसकी रिस्पेक्ट देते हैं, तो फिर हम ये कैसे बर्दाश्त कर लें कि हमारे मज़हब पे, हमारे रसूल की शान में, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में इस तरह से आप गुस्ताखी करें। ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती और ये काबिल मज़म्मत है और इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना लाजमी बनता है। ये मामला गुज़िश्ता माह उस वक्त शुरू हुआ जब बीजेपी की तर्जुमान जो उनका खातून है जिनका नाम है नुपुर शर्मा ने एक टीवी शो के दौरान नबी करीम आका दो जहां रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, जिसके बाद पूरे भारत में, लेकिन अब ये मामला आलमी हैसियत इख्तियार कर गया है। मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी एक दहशतगर्द जमात है इंडिया की और ये एक शिद्दती जमात है जिसका मुसलसल एक ही टारगेट है कि मुसलमानों पर तशद्दुद किया जाए, मुसलमानों को रौंदा जाए। आपको मैं बताऊं कि गुज़िश्ता कुछ वक्त से इंडिया में जो मुसलमानों के साथ किया जा रहा है, जो बर्बरियत हमारी मस्जिदों के साथ किया जा रहा है, जो जिस तरह हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, हज़ारों मुसलमानों को अपने घरों से बेघर कर दिया गया है, उनका माल उनसे छीन लिया गया है, उनको 2 वक्त की रोटी नहीं दी जा रही, उनको एक अच्छी ज़िंदगी वहाँ पर गुजारने की इजाज़त नहीं है कि आज़ादी से आप नमाज़ पढ़ सकें, आज़ादी से आप मस्जिद में जा सकें, आज़ादी से आप कुर्बानी कर सकें, ईद मना सकें, कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त तमाम तर मुस्लिम उम्मा इंक्लूडिंग कोवैत, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया खामोश तमाशाई बना बैठा रहा, जबकि मुसलमान ममालिक को उठना चाहिए था, आवाज़ उठानी चाहिए थी, लेकिन नहीं उठाई गई। यही वजह है कि आज बीजेपी की एक छोटी सी सियासतदान जिसे दुनिया में कोई भी नहीं जानता था, जिनका नाम है नुपुर शर्मा, उनमें यह हिम्मत पैदा हो गई कि वो हमारी जान, जिनके ऊपर हमारा सब कुछ कुर्बान, जिनके ऊपर हमारे माँ बाप कुर्बान, जिनके ऊपर हमारा माल, उनके ऊपर दुनिया की हर चीज कुर्बान करने को मुसलमान तैयार हो, उनकी शान में गुस्ताखी करना शुरू हो गई। नऊजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह। और हाल ये हुआ उनका कि उनको ओहदे से तो हटा दिया गया। कतर कुवैत ने एहतजाज भी कर दिया, एम्बेसडर को भी बुला लिया इंडिया की और उसके सामने प्रोटेस्ट भी रिकॉर्ड करवाया। लेकिन जब तक कोई सजा नहीं होगी, जब तक इस्लामोफोबिया के खिलाफ जिस तरह इमरान खान ने आवाज उठाई थी, कोई और लीडर पैदा नहीं होगा जो इस्लाम की दिफा कर सके और इस्लाम की जो उसूली प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए खड़ा हो सके। उस वक्त तक इसी तरह की बीजेपी की 2 टके की औरतें और ये बीजेपी की दहशतगर्द जमात मुसलमानों पर जुल्म करती रहेगी और आका दो जहां रहमतुल आलमीन की शान में गुस्ताखी करती रहेगी। अल्लाह ताला हमें ताकत दे कि हम इनका मुकाबला करें। बिल्कुल, आमीन सुमामीन। हमें ताकत दे और हमें ऐसे और लीडर्स चाहिए जो इनका मुकाबला कर सके, इनको चुप करवा सके और इनको ऐसी सजा दी जाए जो इनके लिए एक इबरतनाक हो और दुनिया में ये पैगाम फैल जाए कि
अब इसके बाद कभी भी कोई हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी ना करे। तला आप अभी बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में, भारत में इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, लेकिन अभी मैं आपको बताऊं, अगर आपने कुछ वीडियोस देखी हो तो जब ये वाक़या हुआ, नुपुर शर्मा ने रसूल की शान में गुस्ताखी की, तो इस पर एक एहतजाज किया गया मुसलमानों की तरफ से भारत में, और पुरअमन एहतजाज था। कोई उसमें जो है वो कह सकते हैं कि कोई वायलेंस नहीं था उसमें, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय पुलिस ने जिस तरह से मुसलमानों के साथ जुल्म और बर्बरियत का इजहार किया है, वो अगर वीडियो है तो मैं कहूँगी बिल्कुल आपको दिखाएं, लेकिन अगर आपने देखी भी होगी तो किस तरह से लाठियों से लोग मुसलमानों को मार रहे हैं और बाकायदा कह रहे हैं कि इस वजह से हम मारेंगे, आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं। तो आप जुल्म की इंतहा देखें। खैर, हम आगे मजीद शो में इस बारे में बात भी करेंगे और आगे भी गुफ्तगू जारी रखेंगे, लेकिन इससे पहले नजर डाल लेते हैं एक बड़ी खबर पर। पीटीआई की मुआशी पॉलिसीज दुरुस्त करार, नून लीग मुआशी नाकामी की जिम्मेदार, कायम मकाम गवर्नर स्टेट बैंक ने भांडा फोड़ दिया, नई हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा पुरानी हुकूमत पर डालने की कोशिश में है। इलेक्ट्रिक बाइक्स खरीद लाएं, महंगे पेट्रोल से जान छुड़ाएं, 3.5 घंटे की चार्ज पर लगाएं और 70 किलोमीटर तक चलाएं। बढ़ती महंगाई में इलेक्ट्रिक बाइक्स आवाम के लिए बेहतरीन मुतबादिल साबित हो रही हैं। पेंटिंग्स ऐसी कि जो देखे दंग रह जाए, पाकिस्तानी फनकार हामिद अली के काम की आलमी सतह पर पसीर आई, काम को इटली में होने वाली नुमाइश के लिए मुंतखब कर लिया गया। और सुरीली आवाज, वही अंदाज, पाकिस्तानी लत्ता की हर सू धूम है, बासलाहियत नन्ही गुलकारा अलिशबा आमिर से आज मुलाकात होगी। जी तलहा, तो आप मुझे बताइए कि आप इलेक्ट्रिक बाइक कब खरीद रहे हैं? मुझे लग रहा है कि मुझे भी एक ले लेनी चाहिए as soon as possible। देखिए, अगर आप अक्लमंद हैं और आप मोटरसाइकिल पे सफ़र करते हैं और आपकी जेब भी आपको इजाज़त देती है कि आप 2-4 रुपये उसमें डालकर आपको अच्छी चीज़ ख़रीद लें, तो मेरा मशवरा यही होगा कि इलेक्ट्रिक बाइक्स ज़रूर ली जाए। आप बहुत कम ख़र्चे में बहुत ज़्यादा सफ़र कर सकते हैं। जिनकी इस्तिताअत है वो इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जा रहे हैं, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो घर पे सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इस महंगाई के दौर में सर्वाइवल नहीं है, क्योंकि 210 रुपये फी लीटर सुपर जुल्म है इस वक्त हमारे साथ। इस वक्त हंसी आ रही है तला, महंगाई की बात कर रहे हैं जबकि भांडा फूट चुका है। ये बात आपको ही पता है। अगर हम बात करें तो मुल्क इस वक्त तारीख की बदतरीन मौशी बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, उससे गुजर रहा है, और नून लीग हुकूमत की पूरी कोशिश है कि इस तमाम तर नाकामी का मलबा वो किसी भी तरह से खान साहब की हुकूमत पर डाल दिया जाए। इसके लिए जाली ऑडियो क्लिप्स भी जो है वो लीक हो रही हैं, वो हम सब जानते हैं। मलिक रियाज साहब की ऑडियो क्लिप का इस वक्त अब एक बहुत बड़ा चर्चा है जो हम देख भी रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की माशी पॉलिसियों को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ताकि तमाम तर नाकामी का मलबा उन पर डाला जा सके और खुद क्लीन चिट लेके बैठ जाएं, जी हम तो मेहनत कर रहे हैं। अब तो ये बात साबित हो चुकी है कि कायम गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर मुर्तज़ा ने इस सारी कहानी से पर्दा उठा दिया है और भांडा फोड़ दिया है, और उन्होंने वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो माशी पॉलिसीज़ थी वो बिल्कुल दुरुस्त थी। सबसे कंसर्निंग बात जो मुझे इसमें लगी कि हमारे फॉरेक्स रिजर्व इस वक्त 10 बिलियन से कम हैं, और हमारे पास इसमें से भी काफ़ी सारे ऐसे पैसे हैं जिनको हम हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। तो 1.5 से 2 महीने का हमारे पास इस वक्त इंपोर्ट बिल का कवर है, ऑयल बिल का कवर है, विच इज़ वेरी स्केरी सिचुएशन राइट नाउ। लेकिन जो बात डॉक्टर मुर्तज़ा ने वाज़े की वो ये थी कि कोविड के बाद दुनिया भर की इकॉनमीज़ ने श्रिंक किया, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। दैट मीन्स कि उस वक्त पीटीआई की मैनेजमेंट अच्छी थी। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे मुआशियात हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाहिद साहब, आप कैसे देखते हैं डॉक्टर मुर्तज़ा की स्टेटमेंट को? ये आपका देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आज पाकिस्तान की मईशत संगीन बहरान का शिकार है। ये बात सही है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स गिर रहे हैं और गिरते चले जा रहे हैं, हमारे कदर रही है, हमारी माशी शादी खराब है। मूडीज ने क्रेडिट रेटिंग को जो है मनफी कर दिया है। ये सारी बातें सही हैं। मैं ये चाहता हूँ कि अपने मुल्क के मुतालिक इतनी ज़्यादा खराब बातें न की जाएं कि कानूनी सरकार पीछे हट जाए और कोई पाकिस्तान की खराब हो जाए। ऐसा हमें रियासत के मफाद को सामने रखना चाहिए। एक ही बात को कहने के कई तरीके होते हैं। अब मूडीज ने यही कहा कि जी सियासी अफरा तफरी है, मुल्क के मुस्तकबिल का पता नहीं है, कल को क्या होगा, कौन सी हुकूमत आएगी, इसलिए हम आपकी क्रेडिट रेटिंग गिरा रहे हैं। तो हमें ऐसा हथियार बाहर वालों को नहीं देना चाहिए।
मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि अगर मौजूदा हुकूमत चाहती, मैं जिम्मेदारी कह रहा हूँ, तो वो फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स को गिरने से रोक सकती थी। अगर मौजूदा हुकूमत चाहती तो रुपए की कदर को गिरने से रोक सकती थी। कैसे? लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ ना आपसे, लेकिन उनकी कोशिश ये थी कि अगर गिरता है तो गिरने दें, ये पिछली हुकूमत के खाते में जाएगा। और ये लोग जो दिवालियेपन की बातें कर रहे हैं वो अहमक हैं, क्योंकि हमारा बातचीत हो चुकी है IMF से और जून में हमें किस्त मिलने वाली है, कर्जे की किस्त मानने वाली है। हमारा कोई कमाल नहीं है, हमने उनकी शराइत मान ली हैं। हम बजट जो भी बनाएंगे वो भी उनके हुक्म के मुताबिक बनाएंगे। हमने पेट्रोल पे भी 60 रुपये बढ़ा दिए हैं। तो आपको जब ये पैसे मिलने वाले हैं, सऊदी अरब और चीन ने कह दिया है कि जैसे ही आपके मामलात IMF से तय होंगे हम आपको पैसा दे देंगे। उसके साथ ही पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉन्ड्स जाएगा, वहाँ से भी पैसे मिल जाएंगे। तो आर्जी तौर पे हमारे रिजर्व बढ़ जाएंगे, शायद डॉलर वापस जो है 185 रुपये पर आ जाएगा। तो ये मौका होता है कौमों के लिए कि इस मोहलत से फ़ायदा उठा के मईशत को इस्तेहकाम की तरफ ले जाएं। ऐसा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। क्यों, मुझे बता दूँ आपको। इनकी कोशिश ये है कि IMF से ये मुज़ाकरात कर रहे हैं कि जनाब आप पेट्रोल की मसनूआत के नरखों में इतना अचानक इजाफा ना करें। इसके बजाय इन्होंने दो ज़्यादा इनका फोकस था। पहला ये था कि जो कर्जा $6 अरब का है उसमें से $3 अरब मिल चुके हैं। वो कहते हैं इसको $8 अरब कर दें, यानी अब ये $5 अरब लेना चाहते हैं। दूसरे वो ये कहते हैं कि जून 2023 तक इस प्रोग्राम को बढ़ा दें, सितंबर 2022, ताकि वो 2024 का बजट भी पेश करें और ये पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में रहे और शायद वो मान जाएंगे इस बात के। शाहिद साहब, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा, सॉरी टू इंटरप्ट, सारी टेक्निकल बातें हम सब जानते हैं, लेकिन मेरा एक बहुत ही आम आवाम का सवाल मेरा यहाँ पे एक उठता है जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। प्लीज़ बताइएगा कि जैसे कि अभी आपने कहा कि हुकूमत मुस्तकिल ये कह रही है कि जी अगर IMF से डील हो जाती है तो हमें कतर, वो दुबई और सऊदीया हमें लोन दे देंगे। तो क्या जितनी ये महंगाई हो रही है, अभी कीमतों में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है, बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, क्या ये महंगाई वापस रिवर्स हो जाएगी? क्योंकि एक दफ़ा महंगाई बढ़ गई तो पेट्रोल की कीमतें भले से आप कम कर दें, लेकिन जो महंगाई हो रही है हर चीज़ पे, तेल पे और खाने पीने की अशिया पे, क्या वो वापस की जाएगी? और अगर 270 से भी ऊपर पेट्रोल चला गया तो उस वक्त हम कहाँ खड़े हैं? आवाम क्या करे? देखिए, आपका बड़ा अहम सवाल है। ये रिवर्स करने की बात अभी आप ना करें। अभी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अगले माली साल में भी बढ़ेंगी और मैं आज आपको रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, अगर ये हुकूमत चैलेंज करना चाहे तो कर दे। हमारी महंगाई 18 से 20% होने जा रही है। अभी ये बढ़ने वाली है, अभी बढ़ी नहीं है। और तो फिर अवाम तो ख़त्म है ना शायद साहब? नहीं, अवाम की भी तो कोई जिम्मेदारी है ना। अवाम जो जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, कभी गिरबान भी तो पकड़े ना कि जनाब आप, मैं आपको ये कहता हूँ कि मैं आज एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ। अगर पिछली हुकूमत या ये हुकूमत चाहती कि पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख ना बढ़ें और IMF का प्रोग्राम भी हो जाए तो ये भी मुमकिन था और है, आज भी है, मगर वो उसको हल को करना नहीं चाहते। शाहिद साहब, अगर आवाम गिरबान पकड़ेंगे तो शायद हम सिविल अनरेस्ट और एनार्की की तरफ चले जाएंगे। मैं आपकी तवज्जो थोड़ी सी मबजूल करवाना चाहूँगा। शाहिद साहब, व्हाइट हाउस की एक रिपोर्ट आई है, US एक्शन प्लान ऑन ग्लोबल वाटर सिक्योरिटी। इसमें कहा गया है कि 2040 तक पाकिस्तान मोस्ट स्ट्रेस्ड कंट्री की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा। फूड, इकोनॉमिक और नेशनल सिक्योरिटी एट रिस्क होगी। इस वक्त जो इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल थिंक टैंक्स कह रहे हैं, उससे वाज़ेह हो रहा है कि टाइम बॉम्ब है, टिक टिक की आवाज आ रही है, बम फटेगा और फिर अच्छा नहीं होगा। आप कैसे देखते हैं सिचुएशन को और इस रिपोर्ट को? शाहिद साहब, आपकी आवाज कुछ चली गई है, कुछ टेक्निकल राइट। शाहिद साहब, एक बार फिर हम कोशिश करें, फिर से कहिएगा शाहिद साहब, आपकी हमें ट्राई कीजिएगा सर। आई थिंक टेक्निकल ग्लिचेस हैं, वी कैन नॉट गेट थ्रू टू शाहिद साहब। लेकिन शाहिद साहब यकीनन इस बात पे अंदाजा कहेंगे, एग्री करेंगे कि वाटर इश्यूज इस वक्त बहुत सीरियस हैं। महंगाई भी बढ़ रही है, खाना रोजाना की बुनियाद पे वर्दा आबादी में इजाफा हो रहा है, मुंह बढ़ रहे हैं, पेट बढ़ रहे हैं, जिनको खाना चाहिए, 3 वक्त की रोटी चाहिए। लेकिन क्या इतना ज्यादा खाना खुराक दुनिया में पैदा हो रही है? नहीं। एक अंदाजे के मुताबिक 2050 तक दुनिया की आबादी दुगनी होने जा रही है। लेकिन क्या फूड प्रोडक्शन दुगनी होने जा रही है? नहीं। हमारी खाने की पैदावार वहीं खड़ी हुई है, जिसकी वजह से पानी का इशू भी बढ़ चुका है, खाने की पैदावार कम हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मौसम बदल रहा है,
और आगे लग रही है जंगलात में, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे इंसान की जिंदगी खतरे में है, इंसान खतरे में है। मैं उम्मीद करता हूं कि लोग होश में आए और कुछ अच्छे इकदाम ले, अब अरबाब इक़्तिदार कुछ कर लें, तुम इस मुल्क के लिए खास तौर पर। आपकी सारी बातें सही है, लेकिन फिर भी सवाल वहीं का वहीं खड़ा है कि इस सब चीजों में हुकूमत क्या कर रही है, आवाम क्यों पिसे? जहां पे हुकूमत एक तरफ कह रही है कि सारी जो गलती थी, सारी पॉलिसीज जो खराब तर पॉलिसीज थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनी हुई थी और अभी तक हम उसका जो है वो खमियाजा भुगत रहे हैं, लेकिन क्यों? जब अब तो साफ जाहिर हो गया है, साफ कह दिया गया है, क्लियर कट। अब इसके अलावा आपको और क्या चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी सबसे बेहतरीन थी और तरक्की की शरह जो है वो 6.5% से ऊपर तक थी, और माहिरीन ने ये भी कह दिया है कि अगले साल हम तरक्की की शरह पे नहीं होंगे। सिचुएशन इज़ वेरी सीरियस। पेट्रोल महंगा होने पर इदारों के कहते हैं अदाकारों के भी बड़े दिलचस्प तबसरे आ रहे हैं और लोग बड़े परेशान हैं, हम भी बड़े परेशान हैं, आप भी बड़े परेशान हैं कि किस तरह ये ऑपरेशनल कॉस्ट कवर होगी। कुछ अदाकारों ने कुछ वीडियो पैगाम भेजे, अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं। सब कुछ बढ़ रहा है, क्या तुम्हारे दिल में प्यार नहीं बढ़ सकता? क्या उसके लिए भी शहबाज शरीफ से ही बात करनी होगी? वर्दा, ये किसका मैसेज है? ये मेरे ख्याल से मोमर राना का है, नहीं, अच्छा राबिया भट्ट का ये मैसेज है कि क्या आपको शहबाज शरीफ से ऐसी ही बात करनी पड़ेगी। ये भी अच्छा मुश्किलात उरूज पर है, लेकिन मैं बड़ा परेशान इस बात पर भी हूँ वर्दा कि हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ रही है, हमारे पैसे कम हो रहे हैं, अखराजात कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जब भी किसी सूबे में जाते हैं तो 10-15 अनाउंस कर जाते हैं, इनॉग्रेट कर जाते हैं कि ये भी मैं इनॉग्रेट कर रहा हूँ, ये प्लांट भी खोल रहा हूँ, ये फर्टिलाइजर खोल रहा हूँ, ये वाटर डिस्पेंसरी खोल रहा हूँ, तकरीब करते हैं। तो वो सारे लोगों को बुलाते हैं स्टेज पर, कहते हैं भाई 1 अरब का चेक दे दो, एक ब्लाइंड चेक दे दो, एक ये, इस तरह वो पैसे कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से और अपनी जेब से कुछ नहीं निकाल रहे हैं। दैट इज रियली सरप्राइजिंग टू मी। ऐसा होना नहीं चाहिए। वक्त हो गया है, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, फिर वापस आके मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है और अब बारी आ गई है उस सोल्यूशन की जिसका जिक्र हमने स्टार्ट में किया था। हमने आपसे कहा था कि पेट्रोल की कीमतों में इतना इजाफा हो रहा है तो अब क्या करें, ऑफिस कैसे जाएं, बच्चों को स्कूल छोड़ने कैसे जाएं, अगर फैमिली को लेके आपने थोड़ा सैर तफरीह पे जाना है वीकेंड पे तो कैसे जाया जाए? नहीं, बात बताएं वर्दा, आप कह रही हैं कैसे जाएं, तो क्या पेट्रोल महंगा होने से रोड पे गाड़ियां कम हो गई हैं क्या? उतनी गाड़ियां अभी भी चल रही हैं। घर के बजट में बहुत जमीन आसमान आवाम का जूस निकल गया है, कीमा बन गया है, खून निकल गया है, लेकिन फिर भी वो उसी तरह चलते रहेंगे, मुंह देंगे, अपना गर्दनें कटवाएंगे, सर कटवाएंगे, लेकिन मुंह तो देना है। तो दे मुंह झल दब हम सिंधी में कहते हैं। खैर, एक सोल्यूशन है वर्दा, क्या सोल्यूशन है आपके पास? मेरे पास सोल्यूशन है कि अगर हम जैसे कि आपने कहा था कि हम सोलर सिस्टम पे जा रहे हैं, अगर हम बिजली महंगी हो गई है, सोलर सिस्टम पे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम इलेक्ट्रिक बाइक्स का सहारा लें। क्या कह सकते हैं? मैंने उस वक्त ही कह दिया था, लेकिन आपने कहा फिर भी मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा। ये आपने उस वक्त नहीं कहा था, उस वक्त आपने कहा था क्या हमने चलिए रिकॉर्डिंग निकाल के मैं इनको बाद में दिखाऊंगा। प्रोड्यूसर साहब उधर से याद से दिखाइएगा। चलिए कोई बात नहीं, खैर सोल्यूशन तो मिला ना। जी जनाब, अगर हम बताएं आपको कि आजकल हालिया जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है उसके बाइस अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है और हम इलेक्ट्रिकल बाइक्स को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिक साइकिल्स भी आ गई हैं वर्दा, आपको मालूम है, आप एक पैडल अपने पैर से चलाते हो, 10 पैडल मोटर चलाती है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मेरे साथ इसमें मौजूद है एक बड़े अच्छे इंसान जिनका नाम है शेख हबीब साहब। शेख हबीब साहब, थैंक यू सो वेरी मच, आप हमारे शो में आए। इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस से हैं आप, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। राइट, अब आपने बोला तो बताएं, सवाल ही पूछें, क्या पूछना चाहती हैं आप? नहीं, मैं तो सबसे पहले ये पूछना चाह रही हूँ आपसे कि जिस तरह से हमने सुना है कि हाइब्रिड कार्स, एक तो हमने सुना था हाइब्रिड मोटरसाइकिल्स आ रही हैं, तो आप मुझे बताएं कि इसका रुझान बढ़ रहा है जिस तरह से महंगाई हो रही है पेट्रोल की? बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही इसका रुझान इसलिए बढ़ रहा है कि पेट्रोल की कीमतें आप देख लेंगे बहुत ज़्यादा इस वक्त, बिलखुसूस इस वक्त जो इंक्रीज़ हो रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। सही, तो इसकी बैटरी की चार्जिंग आपने बताया कि जिस तरह से हमने सुना कि 3 घंटे अगर हम चार्ज करें तो उसके बाद 70 किलोमीटर देती है, तो इसकी लाइफ कितनी होती है बैटरी? देखिए, इलेक्ट्रिक बैटरी में अगर मोटरसाइकिल में अगर आप आ जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सेक्टर पे बहुत अच्छा काम हो रहा है और इंशाल्लाह ताला इस 1 ईयर के अंदर बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा। इसे कई कंपनी इसको बना के सैम्पल मार्केट में ला चुकी हैं। जोल्टा के नाम से है, पावर के नाम से है, यूनिक है, सुपर स्टार्स है, ये तमाम ब्रांड जी जो कंपनी चाइनीज़ ब्रांड जो बनाते हैं उन्होंने तमाम चीज़ें मैन्युफैक्चर करके बनवा दी है। और ये गाड़ी अगर आप 2 से ढाई घंटे अगर इसको चार्ज कर लेते हैं तो 70 से 80 किलोमीटर ही चल जाती है गाड़ी। और इसकी लाइफ बैटरी की जो है वो तकरीबन जो है वैसे तो 3 साल है,
लेकिन हम ये समझते हैं कि 6 मंथ के बाद उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये कि वो 80 किलोमीटर 70 किलोमीटर गया 50 किलोमीटर पे आ जाती है। तो इस पर वर्किंग हो रही है, पाइपलाइन बेस्ड सिस्टम है कि इसकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जाए ताकि ये कम से कम 100 घंटे ही काम करे एक दफ़ा चार्जिंग। राइट, ये बताइए शेख साहब कि आपने बाइक्स बड़े बड़े ब्रांड्स का भी नाम लिया, उसमें एक बड़ा ब्रांड यूनिक भी था। घांगरा साहब बड़े हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, बड़ी अच्छी बाइक्स बनाते हैं और मैं देखता हूँ बड़े प्रोग्रेसिव इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, कंटिन्यूसली लोकलाइजेशन और इंडस्ट्री डेवलप भी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर ले लेता हूँ मिसाल यूनिक की, आपने नाम लिया, क्या वो भी इलेक्ट्रिक बाइक बना रहे हैं? उनकी बाइक कितने की है, उसकी प्राइस क्या है, कितने रुपए की चार्जिंग पे शेख साहब आप 70 किलोमीटर कर रहे हैं, ये बताइए। और क्या ये आसान एक साथ पर भी अवेलेबल है, बंदा खरीदना चाहे तो मिल जाती है? देखिए अभी इस वक्त जो मार्केट के अंदर मौजूद है वो जोल्टा के नाम से गाड़ी सिर्फ जोल्टा एक ही अवेलेबल है। पावर ने बनाई है, यूनिक ने भी बनाई है गाड़ी, सुपरस्टार ने भी लॉन्चिंग की है, लेकिन इस पर वर्किंग हो रही है इसी हवाले से कि कम से कम इस बैटरी का जो कैपेसिटी इसका दायरा कार है वो बढ़ जाए, इसका टाइम बढ़ जाता है कि गरीब आदमी इसको अफोर्ड कर सके, क्योंकि पेट्रोल की जो सूरत हाल है सब मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रिक बाइक का आना बहुत ज़रूरी है, बिलखुसूस इसलिए कि कराची जो है एक मिनी पाकिस्तान है और सिंध का दारुल खिलाफा 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला शहर है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट फिर भी लाहौर में आपको ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे इलेक्ट्रिक बाइक्स के बनिस्बत कराची के, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि वहाँ पे रुझान जो है ज़्यादा है इसका। अच्छा, फिर वहाँ पे ख़वातीन का रुझान भी ना बहुत ज़्यादा है बाइक के ऊपर, स्कूटी के ऊपर। अब बदकिस्मती से कराची में नहीं है, लेकिन ये कि अब लोग जो है आने लगे हैं, बिल्कुल अब ब्रांड जो है होने लगा है। ऑफिस जो खातून के खाना जो जॉब कर रही हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, तो मैं समझता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने के बराबर है, इसलिए बाइक के ऊपर लोगों की फोकस बहुत ज़्यादा है। बस शेख साहब को ऐसी कोई एयर कंडीशन बाइक भी बना देना, आजकल गर्मी बहुत है, धुआं बहुत है, तो लोग बहुत सारे बाइक चलाना चाहते हैं, टेंशन यही होती है, मैं भी चलाना चाहता हूँ, टेंशन यही होती है कि यार धुआं, गर्मी, हॉर्न, ये वो, तो क्या ऐसी बाइक नहीं बना सकते जो आप बंद हो पूरी, जिसमें एसी चल रहा हो, अंदर से आराम से साउंड वाउंड सिस्टम ये वो सब कुछ हो? नहीं, ये सब कुछ हो सकता है अगर अल्लाह करे। हमारे यहाँ जो सिस्टम, जो हमारे यहाँ जो गाड़ी है 1950 की और 1940 की गाड़ियाँ तमाम अगर बंद हो जाए बिलखुसूस पूरे पाकिस्तान में, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। शेख साहब ये बताइएगा कि बाहर ममालिक पे तो हम देखते हैं पेट्रोल स्टेशन पे चार्जिंग फैसिलिटी अवेलेबल होती है, लेकिन यहाँ पे अब तक ये फैसिलिटी हर पेट्रोल स्टेशन पे अवेलेबल नहीं इस पे वर्किंग हो रही है और मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इंशाल्लाह ताला 2022 के एंड तक जो है ये वर्किंग कराची में नहीं आपको नज़र आएगी कि आप जब इसकी बाइक का तो बहुत ईजी काम है कि अगर आप इसको प्लग लगाते हैं 2 से 2.5 घंटे आप अपने घर में भी इसको चार्ज कर सकते हैं। और खुदा न खास्ता आप किसी आगे रोड पर चले गए और आपके साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप 10-15-20 आधे घंटे इसको चार्ज करें, आप 10-15-20 किलोमीटर उस पर निकाल सकते हैं। पोर्टेबल चार्जर आपके साथ होता है, कहीं भी आप फंस जाएं, रुक जाएं, बैटरी खत्म हो जाए, रोके चार्ज करें। कोई पैगाम, कोई आखिरी रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट से? आपकी मोटरसाइकिल रोज महंगी होती जा रही है, लोग बड़े परेशान हैं। देखिए गवर्नमेंट से तो हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है और ये गरीब की सवारी है, कम से कम इसके ऊपर कॉस्ट इतनी कम आनी चाहिए कि मैन्युफैक्चर जो हमारे देखिए 90% तो जो मटेरियल है वो हमारा कराची में बनता है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो हमें चाइना से इंपोर्ट करनी पड़ती है। तो मैं हमारी ये रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि इसको आसान करें और इसके ऊपर सब्सिडी का टाइप क्या, अगर इस टाइप के कुछ छोटी आइटम जैसे बाइक, मैं समझता हूँ कि बाइक पे पेट्रोल के हवाले से भी इनको सब्सिडी देनी चाहिए। शेख हबीब साहब, इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर्स अलायंस से आपका ताल्लुक, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त भी दिया। आपने बात की गरीब आवाम की, लेकिन मुझे तो लगता है कि गरीब आवाम को अब जिंदा रहने का हक हुकूमत ने छीन लिया है उनसे, और अब वो महंगाई के तले दब के मर जाएं, जिंदा उनके लिए रहना मुश्किल होगा, क्योंकि यकीनन प्राइसेस और स्काई हाई और सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया गरीब आदमी के लिए। अब बात करेंगे एक और अहम खबर, वो है आज़मीन हज से जुड़ी। आज़मीन हज अपने रब के हुजूर पेश होने के लिए रवाना हो गए हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा हज ऑपरेशन शुरू हो चुका है। परवाजें बताया जा रहा है कि मुसाफिरों को लेकर जाना शुरू हो चुकी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हज फ्लाइट्स ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिसमें इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान समेत दीगर शहर शामिल हैं। हज ऑपरेशन के हवाले से मजीद तफसीलात के लिए मुल्तान से हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मौजन यूसुफ और लाहौर से महविश सुहेल। जी आज बताइए इसमें क्या सूरत हाल है मौजन यूसुफ? जी बिल्कुल, एक लंबे अरसे बाद हज प्रवासों का जो है वो आगाज़ हुआ है। शहरी खासे खुशी का इजहार कर रहे हैं इस पे। और मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो आज 4:30 बजे पहली हज परवाज हुजाज कराम को लेकर हिजाज मुकद्दस के लिए रवाना होगी। इस वक्त मैं हाजी कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पे हाजियों की ट्रेनिंग की जाती है। हाजियों के लिए तमाम का तमाम सामान यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर एहराम रखे गए हैं, मुख्तलिफ बैग्स रखे गए हैं, सब्ज हिलाली परचम वाले ख़ास तौर पर जो हैंड कैरी बैग्स हैं वो रखे गए हैं। और हिजाज कराम को इस हवाले से
आगाह किया जा रहा है कि उन्होंने किस तरह से अपने हज की अदायगी करनी है। तमाम तर सूरत हाल को बताऊं, रोजाना की बुनियाद पे एक हज परवाज मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हिजाज मुकद्दस के लिए रवाना होगी। हाजियों की बड़ी तादाद इधर हाजी कैंप में पहुंचना शुरू हो गई है। यहाँ पे इनके लिए PCR टेस्ट की सहूलत और इसके साथ साथ जो बैंक्स के काउंटर्स हैं वो भी बनाए गए हैं और हुज्जाज जो है वो खासे मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल से, और ये कह रहे हैं कि इतने लंबे अरसे बाद उनको ये सादत जो है नसीब होने वाली है। इस पे उनकी खुशी बहुत ज़्यादा दीदनी है और बहुत ज़्यादा खुशी का भी इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं जी। राइट नाज़रीन यूसुफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महविश, सोहेल, आप बताइए आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में भी जो है वो फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो हज के लिए स्टार्ट हो गई हैं। रात को 2 बजे पहली फ़्लाइट जो है वो लाहौर से रवाना हुई। 220 जो है वो हज़ात कराम को लेके यहाँ से रवाना हुई। आज के दिन में 2 मज़ीद और फ़्लाइट्स हैं। 10 बजे और 3 बजे के करीब 2 मज़ीद फ़्लाइट्स जो हैं वो रवाना होंगी। इसके अलावा यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जो हज़ात कराम थे उनको जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ी। उन्होंने थोड़ा सा एहतजाज भी किया कि हुकूमत की तरफ से उनको कोई सब्सिडी जो है वो नहीं दी गई, जिसके ऊपर थोड़ा सा उन्होंने प्रोटेस्ट भी अपना यहाँ पे रिकॉर्ड करवाया। लेकिन हज़ात कराम जब जा रहे थे यहाँ पे तब उनसे भी हमारी बात हुई थी तो उनके चेहरों पे बहुत ही खुशी थी कि उनको जो है वो हज की सादत जो है वो मौसूल हुई है कि वो जा रहे हैं, हज जो है वो परफॉर्म करेंगे और एक फ़र्ज़ जो है वो अपना अदा करेंगे। जी सही। महवेश, ये बताइएगा कि एक नया भी दफ़ा कह रहे हैं कि 5 मुस्लिम ममालिक हैं जिनको डायरेक्टली जो है वो सादत नसीब होगी कि वो यहाँ पाकिस्तान से वो डायरेक्टली मक्का मुकरमा जा सकें। रोड टू ट्रिप है, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइएगा प्लीज़। महवेश आवाज़ आ रही है आपको? I don't think she can hear us. माज़िन, अगर आप सुन सकते हैं माज़िन से पूछ लीजिए। जी माज, आप बताइएगा हमें। माज, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल, मक्का मुकरमा तक जो है वो डायरेक्ट फ्लाइट की पाकिस्तानी जी बिल्कुल आ रही है। जी आ रही है। जी बिल्कुल, मक्का तक जो है वो पाकिस्तानी फ़्लाइट्स को डायरेक्ट एक्सेस दी गई है। इस पे खासी जो है मुतमईन का इजहार किया जा रहा है क्योंकि हजाज को पहले जद्दा जाना पड़ता था, फिर जद्दा से एहराम बांध के वो वहाँ से निकलते थे और फिर वो मदीना या मक्का की जानिब आते थे। तो इस हवाले से खासी ये खुशी भी है कि पाकिस्तानी हुजाज को एक खसूसी तौर पर ये एक ऑफ़र दी जा रही है कि वो डायरेक्ट जो है वो उस सरजमीन पर लैंड करेंगे उनकी फ़्लाइट्स और वो वहाँ पर उतरेंगे जहाँ पर हज अदा किया जाएगा। तो इस हवाले से खासे जज्बात, अच्छे जज्बात जो है वो हाजी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके लिए एक बहुत ज़्यादा खुशी का मौका है कि 2 साल से ज़ायद अरसे के बाद वो हज करने जा रहे हैं और डायरेक्ट फ़्लाइट्स ख़ास तौर पे जब मक्का मुकरमा में उतरेंगी तो उनकी खुशी यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा दीदनी है और बहुत ज़्यादा खुशी का भी इजहार कर रहे हैं। माज़ ये बताइएगा, सहर अभी बता रही थी, महविश अभी बता रही थी कि जो उस वक्त वहाँ पे हाजी थे वो एहतजाज कर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी नहीं मिली। आपने कोई ऐसी सिचुएशन देखी? नहीं, अभी यहाँ पे जहाँ हम मौजूद हैं ये हाजी कैंप है जहाँ पे हाजियों की ट्रेनिंग की जाती है और 48 घंटे पहले हाजियों को बुलाया जाता है। उनके पासपोर्ट, उनके टिकट्स, उनका जो PCR टेस्ट है उसकी रिपोर्ट्स, उनका रिजल्ट्स उनको दे दिया जाता है। जो आज फ्लाइट्स हैं उनके हाजी 2 दिन पहले अपनी ये चीज़ें लेके जा चुके हैं। जिनकी परसों फ्लाइट्स हैं वो हुजाज यहाँ पर मौजूद हैं। एयर कंडीशन यहाँ पर इंतजाम किया गया है। हर बैंक के अलग काउंटर्स बनाए गए हैं, PCR टेस्ट का अलग काउंटर बनाया गया है। तमाम हुजाज जिनसे अभी तक हमारी बात हुई, महविश हमारे साथ है, हमें आगाह कर रहे थे कि हज की फ्लाइट्स के बारे में। तलहा, आपको पता है कि आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाता है कि जब आप पहले जद्दा के एयरपोर्ट पे उतरें फिर उसके बाद वहाँ पे एहराम बांध के फिर आप आगे मक्का और मदीना। उस वक्त मुश्किल नहीं होता जब आप 10 लाख 12 लाख रुपए का हज करने जा रहे हैं और सब्सिडी ना मिलने पर एहतजाज कर रहे हो। मैं सोच ये परेशान इस बात पे हूँ कि आप 12 लाख रुपए का हज अफोर्ड कर सकते हैं और एयरपोर्ट पे आप एहतजाज कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने सब्सिडी नहीं दी। ये तो पहले करना चाहिए। बात कुछ हजम नहीं हुई। नहीं, लेकिन पहले लोग हमारे ऐसे ही हैं जी। लोग हमारे ऐसे हैं क्या, लेकिन जिसको अता ने उस्ताद इसका बुलावा आया वो हज के लिए गया, वो भी खुश नसीबों में। तो हज पे जा रहे हैं, कम से कम उस वक्त तो एहतजाज ना करो, अल्लाह अल्लाह करते हुए जाओ, शायद आपकी दुआ कबूल हो जाए, को आपकी नीयत अच्छी हो तो फिर काम भी अच्छा हो जाए। लेकिन इस चीज़ के ऊपर लाजमी थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि वाकई 12 लाख का हज हर किसी के लिए आसान नहीं है करना। खैर, ये तो हम कहते रहेंगे, लेकिन अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को हज की साथ नसीब फरमाए, आमीन। और तलहा, अगली खबर क्या है आपके पास? अगली खबर क्या है हमारे पास? कुछ दिलकश फनपारों के बारे में है और किसी फनकार के बारे में है। फन से अपना काम मनवाने वाले आर्टिस्ट हैं हामिद अली, जिनकी पेंटिंग्स को इटली में नुमाइश के लिए मुंतखब कर लिया गया है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशहरा से ताल्लुक़ रखने वाले हामिद अली मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और आर्ट्स
पढ़ाते हैं। अपने आर्ट से कई अवार्ड्स का एजाज़ भी अपने नाम कर चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद, वेलकम टू दुनिया बोल है। ये बताइए आपने कैसे अपनी ज़िंदगी का आर्टिस्ट होने का सफ़र शुरू किया? इंस्पिरेशंस कौन थी? किसने आपको सबसे ज़्यादा मदद की? माँ बाप का रिस्पॉन्स कैसा रहा? और आज आप जिस मकाम पर हैं, क्रेडिट किसको देंगे? राब्ता नहीं हो पा रहा वर्दा, शायद अभी दोबारा राब्ता लेंगे। एग्जैक्टली दोबारा लेंगे, लेकिन आपको पेंटिंग का शौक है तला? है, थोड़ा बहुत है शौक, बचपन में भी काफ़ी रहा है। सिबलिंग से भी हमारा बहुत आर्ट हुआ करता था। इंडस वैली ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर में हमने टेस्ट भी दिया था, तो थोड़ी स्केचिंग भी सीखी थी हमने और काफ़ी अच्छे स्केच भी नजर भी आए हमें अपनी बात है। स्क्रीन खैर पे। मजीद हम बात करेंगे इन आर्टिस्ट से, लेकिन सब फिलहाल कुछ मौसम की बात कर लेते हैं, क्योंकि गर्मी का बहुत बुरा हाल है मुल्क में। जिस तरह से मौसम गर्मा चल रहा है और पारा हाई होता चला जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि हमारी हालत बहुत ज़्यादा बुरी होने वाली। गर्मी, धूल, मिट्टी, ऊपर से फिर आपकी जो है महंगाई का बुरा हाल। गुज़िश्ता रोज़ जो दुनिया भर में तमाम मुल्क में, पाकिस्तान समेत भी माहौलियात का आलमी दिन मनाया गया है, जिसका मकसद है कि माहौल की बेहतरी और आलूदगी के ख़ात्मे से मुताल्लिक शऊर और आगाही पैदा करना आवाम में। लेकिन पाकिस्तान का शुमार भी माहौलियात से मुतासिर ममालिक की फहरिस्त में होता है और माहौलियात और आलूदगी और ज़मीन पर इसके असरात से पाकिस्तान इस वक्त शदीद मुतासर है। और महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि अलर्ट जारी कर दिया है कि हीट वेव आ सकती है, तो इसके लिए अपना ख्याल रखें, जिसके मुताबिक आइंदा 5 रोज़ के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की शिद्दत में तेज़ी आने का इम्कान है। वैसे हम आपको बताएं अगर, तो हीट वेव 2015 से स्टार्ट हुआ था और ये स्लोली ग्रेजुअली दिन ब दिन, मैं कहूँगी हर साल बढ़ता चला जा रहा है। पहले कुछ एक सर्टन टाइम के लिए आता था, लेकिन माहिरीन का कहना है कि 2030 तक ही 1 महीने तक पहुँच जाएगा और इससे कितनी हलाकतें भी होती हैं। हमारे साथ एक एक्सपर्ट ओपिनियन जानने के लिए मौजूद हैं अली अब्बास साहब, जो कि डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स हैं। अली अब्बास साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगा, इस वक्त मुल्क में पानी की शदीद किल्लत है। क्लाइमेट चेंज ने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी के सवालात उठाए जा रहे हैं। आप इस वक्त सिचुएशन को कैसे देखते हैं? कितनी अलार्मिंग है इस वक्त सिचुएशन? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। आज जैसे पता है, ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के हिसाब से हम बात कर रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग सबसे बड़ा इशू है, ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है पिछले 50 साल से मनाया जा रहा है दुनिया भर में। पाकिस्तान के लिए भी एनवायरनमेंट का इशू बहुत अहम है और इस साल जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का थीम है वो है ओनली वन अर्थ। जैसे कि हमें पता है कि ये कुर्रा अरज़ जो है वो तमाम सर जी, इंटरप्शन के लिए माजरत, आपसे लेके एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। आप हम आइएगा और आपसे मिलते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज की, हाउ टू कंट्रोल आवर क्लाइमेट, हाउ टू पुट आवर शेयर इन, किस तरीके से हम अपना कुछ शेयर डाल सकते हैं अपने माहौल को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए। रोज़ जंगलों में आग लग रही है, मुश्किलात बढ़ी। अली अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स। अली अब्बास साहब, इंडिविजुअलिटी, हर इंसान की एक जिम्मेदारी है अपने माहौल के हवाले से। उस जिम्मेदारी के हवाले से आप थोड़ी रोशनी डालिएगा कि हम सब अपना अपना शेयर कैसे डाल सकते हैं माहौल को बेहतर बनाने के लिए। जनाब जी, बहुत शुक्रिया। मैं इससे पहले मैंने जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की अहमियत या अफादियत पे बात कर ली थी कि क्यों ये ज़रूरी है, क्यों मनाया जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स हर साल लोगों को एनवायरनमेंट, माहौल की आगाही के लिए ये दिन मनाता है और इस सिलसिले में इस दफ़ा भी हमने एफर्ट की है और इसको मना रहे हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, माहौल का इम्पैक्ट दुनिया में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में देखें आप, जंगलात जो हैं वो ख़त्म हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट आ रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहे हैं, पानी खुश्क हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, ग्लेशियर्स ख़त्म हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं। और पाकिस्तान में पानी का बहरान इस तरह है कि पहाड़ों पे ग्लेशियर्स कम हो रहे हैं, मेल्ट हो रहे हैं और
इसके अलावा आपको पता ही है कि भारत ने हमारा जो पानी है उसके ऊपर भी डैम बना के उसको भी रेगुलेट करें। तो हम अभी बारिशों पे हमारा ज़्यादातर इन्हिसार है और बारिशें भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम हो रही हैं। तो इस दफ़ा इसकी अफादियत के बारे में ये एक आगाही है कि इस दफ़ा का थीम है ओनली वन अर्थ। पूरी ह्यूमैनिटी को एक वन अर्थ के थीम पे काम करना है और उसका फोकस है लिविंग सस्टेनेबली इन हार्मनी विद नेचर। हार्मनी विद नेचर का मतलब ये है कि कुदरत का एक कानून है, उसके वसाइल कुदरत ने दिए हैं आपको और वो वक्त के साथ रिन्यू होते जाते हैं। लेकिन अगर इंसानों का हमारा जो उन वसाइल के ऊपर इस्तेमाल है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो या उसका बेदरेक इस्तेमाल हो, उसका ख्याल न रखें, तो फिर वो ख़त्म होने के का चांस होता है, बल्कि हो जाते हैं। तो इस दफ़ा का जो हमारी डिज़ायर है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के जो मैसेज है वो है इंस्पायरिंग पॉजिटिव चेंज, ताकि लोगों के अंदर ये आगाही हो। तो कुछ अमल हैं जो कि ये पॉजिटिव चेंज क्या है, ये पॉजिटिव चेंज क्या है, ये सस्टेनेबल लिविंग क्या है, अली अब्बास साहब समझाइए। कि सस्टेनेबल लिविंग का मतलब ये है कि जो जितने कुदरत ने आपको वसाइल दिए हैं उनका जुडिशली इस्तेमाल करें और इस तरह इस्तेमाल करें कि ताकि वो रिन्यू होते जाएं। जिस तरह समंदर में मछली है, अगर आप मछली एक ही दिन में या एक महीने में, एक साल में सारी मछली ख़त्म कर देंगे, उसके जुवेनाइल बेबी फिश बच्चे और हर किस्म का, तो ज़ाहिर है कि वो वहाँ से मछली कम हो जाएगी। तो इसलिए एक तरीके से मछली पकड़ने का ये एक मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया है। तो इसी तरह जो अमल करने की ज़रूरत है वो ट्री प्लांटेशन है और साहिली पट्टी में मैंग्रोव्स है, मैंग्रोव की प्लांटेशन है। प्लास्टिक के ऊपर बैन करने की ज़रूरत है और फ्यूल को सेव करने की ज़रूरत है। आपको पता है इंडस्ट्री और गाड़ियां और इतनी मुल्क में जितनी गाड़ियां चल रही हैं और जितनी इंडस्ट्री, जितनी वो कार्बन डाइऑक्साइड और जितनी टॉक्सिक गैसेस एनवायरनमेंट में जाते, उसका माहौल के ऊपर बहुत गहरा और ख़राब असर पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अली अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे कि सस्टेनेबल लिविंग बहुत ज़रूरी है, हार्मनी विद नेचर बहुत ज़रूरी है और यकीनन हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी है। अगर हम लोगों ने अब पौधे नहीं लगाए, हमने धुएं निकालने वाली गाड़ियां नहीं बेची, 1900 ऊंधाई की गाड़ियां चलाना नहीं छोड़ी, तो फिर मुश्किलात से हम दो चार हमेशा ही रहेंगे। जब तक अपना अपना हिस्सा हम सब नहीं डालेंगे, माहौल में बेहतरी नहीं आएगी। इसी तरह गर्मी बढ़ती रहेगी, पानी कम होता रहेगा, खाने पीने की अशिया ज़राअत मुश्किलात का शिकार रहेगा। खुदारा हर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, मुल्क के मसाइल हल हो जाएं। बिल्कुल। और जब गर्मी बढ़ती है तो हीट वेव भी आता है और जब हीट वेव आता है तो लोग बहुत ज़्यादा बेहाल हो जाते हैं, मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। मैं समझा आप कह रहे हैं हीट वेव आता है तो गर्मी आती है, गर्मी आती है तो हीट वेव आता है और जब हीट वेव आता है तो आवाम बेहाल हो जाती है। जब आवाम बेहाल हो जाती है तो बहुत अफसोस है, हमें पता नहीं चलता कि हम हीट वेव का शिकार हो गए हैं और कई लोग जो है वो अपनी जान खो बैठते हैं। तो इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, आप सब जानते हैं, दी वेरी फेमस और बहुत अच्छे नुस्खे बताते हैं और उनसे काफ़ी सारे लोग, ये अभी इस वक्त मेरा भी फेवरेट हो जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे थोड़ी सी स्किन के हवाले से ही बात करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आप आए। ये बताएं, लोग डॉक्टरों की तरफ क्यों चले गए, हकीमों को क्यों भूल गए, जबकि हकीम आपको एक हर्बल नेचुरल दवा देता है और डॉक्टर केमिकल? नहीं, अब वापस आ रहे हैं लोग, वापस आ रहे हैं लोग। और नेचुरल बेस्ट इसलिए है कि थोड़ा सा देर पा होता है, इसका रिजल्ट आता है, लेकिन आजकल हमारे पास भी 36-37 घंटे में, 24 घंटे में रिजल्ट हम दे रहे होते हैं। ग्रेट। तो उसकी वजह से ये है कि अब लोग वापस आ रहे हैं नेचुरल की तरफ। आपकी भी तो जड़ी बूटियाँ महंगी हो रही हैं। तकरीबन ऐसे ही हो रहा है। हम जिस तरीके से चीज़ें बताते हैं, अब वो जाके मार्केट में जब हम भी पता करते हैं जाके, अरे ये तो इतने की हो गई है, तो ये एक ज्यादती हो रही है लोगों के साथ। हर चीज़ महंगी हो रही है। तला ये तो सवाल ही जो है, मैं तो कहती हूँ कि अब यूजलेस हो गया कि हर चीज़ महंगी है, हर चीज़ महंगी, हर चीज़ में आग लगी हुई है। आवाम का बस अल्लाह ही हाफिज है। एक चीज़ मुफ्त की आती है, समंदरी झाग। हमारे यहाँ समंदर के किनारे हर जगह पे होती थी, अब वो नहीं होती है, लेकिन अब भी वो भी 1000 रुपए से ऊपर मिल रही है। कह रहे हैं अरे भाई यार, ये क्या है? यानी अब लोग जिनको पैसे कमाने हैं वो समंदर पहुंचे और झाग जमा करें। समंदरी झाग ऐसे पीसेस होते हैं, हालांकि वो समंदर के मछली के अंदर से निकलता है वो। अच्छा। हाँ, जो कि शीशा साफ करने में मछली की तरह होता है। लेकिन ये लोग तोतों के सामने भी रखते हैं उसको, जो छोटे तोते होते हैं उनके पास भी रखते हैं ये। लेकिन ये है कि आप बताया ना कि एक मुफ्त की चीज़ है, हम उसके भी पैसे देने पड़ रहे हैं। सांस फ्री में मिल रही है ना, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तो शाह नज़ीर साहब, ये बताइए कि हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो ये बताइए कि हीट वेव
के सिम्टम्स क्या हैं, कैसे पता चलेगा कि इसकी अलामात क्या हैं, हम हीट वेव का शिकार हैं और इससे आप अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं? वरना मैं सबसे पहले अपने इस भाई की बात को आगे लेके चलूँगा। बहुत अच्छी बात बताई, हम सबको अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। दूसरा ये है कि हम लोग जो है मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों में हिस्सा लेते हैं और ग्राउंड्स में खेल रहे होते हैं, हर जगह खेल रहे होते हैं, हम रैलियों में जा रहे होते हैं, हम जलसे जुलूसों में जा रहे होते हैं। अगर यही लोग एक एक पौधा ही लगा दें तो क्या जाता है? क्या बात। अगर यही लोग एक एक पौधा लगा दें तो मैं समझता हूँ बहुत कुछ हल हो सकता है। और हीट वेव देखें, ये कुदरती चीज़ है, क्योंकि इसमें जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वक्त गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है और जो जिन जगहों में सर्दी कम पड़ती थी वहाँ पे अब सर्दी ज़्यादा पड़ने लगी है। और इसी तरीके से जब हीट वेव आता है तो निढाल होते हैं लोग, जैसे बुखार सी कैफियत होती है, चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, घबराहट, बेचैनी होती है, ब्लड प्रेशर लो कभी हाई, कभी लो कभी हाई, जिसकी वजह से आपकी किडनीज पे भी असर आता है। तीसरी चीज़ ये है कि हम पानी नहीं पी रहे होते हैं। हम जो है अपने रूम्स में रहते हैं, बाहर निकलते हैं, खेल के भी आते हैं, उस टाइम पे तो चलो नहीं पीना चाहिए, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने थोड़ा पानी पीना चाहिए। आप हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिएँ। और जब बाहर निकलें, अगर आप जब बाहर निकलें तो अपने सर को ढक के निकलें, जैसे किसी भी कपड़े को या किसी टॉवल को या किसी चीज़ को पानी से गीला करें और वो अपने सर पे रख के निकलें आप। और गैर ज़रूरी तौर पे ना निकला करें, क्योंकि आप कम से कम 11-12 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आप। सर 210 रुपए लीटर पेट्रोल है, गैर जरूरी कौन निकलेगा? 10 दफ़ा सोचना पड़ता है निकलने से पहले, गाड़ी में कितना पेट्रोल मौजूद है, एसी चलाऊं नहीं चलाऊं, शाम को निकलूंगा एसी नहीं चलाऊंगा, पेट्रोल बच जाएगा। कितना होता है? लेकिन बहुत मुश्किल होता जा रहा है ना ये। नुस्खा शाहिद साहब, हमारे अवाम वेट कर रही है। जी बिल्कुल, जिन लोग गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए। मैं समझा वर्दा पूछ रही है गोरे होने का नुस्खा। नहीं, मैं स्किन से रिलेटेड ही पूछूंगी, लेकिन पहले हीट वेव से बचाओ। देखें, ये हीट वेव से भी बचाएगी और यरकान होने से भी बचाएगी, दोनों काम करेगी ये। और जिन लोगों को भी गर्मी ज़्यादा शिद्दत से महसूस होती है, ये उनके लिए भी बेहतर है। ये है तुख्मे कासनी, ये फैटी लीवर को दूर करती है और गर्मी की शिद्दत को कम करने में मदद देती है। ये 1 चाय वाली चम्मच तुख्मे कासनी, और इसमें हम डालेंगे 4 अदद आलू बुखारा, सूखे हुए आलू बुखारा। ये गुले नीलोफर है, इसका एक फूल, इसे कमल का फूल भी कहते हैं। ये एक फूल आपने लिया और इसे आपने 1 गिलास पानी में डिप कर दिया रात को, और सुबह निहार पेट छान के शेक करके ये पी लें आप, छान के। आप देखिएगा पहली डोज में जैसे 15-20 मिनट गुजरेंगे, आपको ठंडक का एहसास होगा, आपको गर्मी की शिद्दत में कमी महसूस होगी। लेकिन प्लीज़ ये नहीं है कि आप धूप में घूमते जाएं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बाहर से गर्मी आ रही होगी तो होगी, लेकिन आप पे असरात उसके कम नुमाया होंगे। सही। और दूसरा ये है कि पानी का टेक ज़्यादा रखिए। जब भी कोशिश करें, आपकी तबीयत में चेंजिंग्स आ रही हैं, आप निढाल हो रहे हैं, आपको घबराहट फील हो रही है, आपको सीने पे बोझ महसूस हो रहा है, तो आप फौरी तौर पे आप करीबी डॉक्टर के पास अपने चले जाएं, क्योंकि खुद से कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप कोई गलती कर बैठे। हाकिम साहब बहुत महंगे हैं। शाह साहब, डॉक्टर की फीस भी तो बढ़ गई है, गरीब आदमी कहाँ पेट्रोल भी डालेगा, फिर डॉक्टर की फीस भी देगा। रहम खाएं सर। एक चीज़ और भी मैं बता दूं आपको, बुजुर्ग शहरी और बच्चे खास तौर पे ख्याल रखें। हाँ, बुजुर्ग लोग और बच्चे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं बहुत जल्दी। लेकिन ये है कि चलें, लेकिन फिर भी कोशिश तो ये तो कर सकते हैं ना कि हम 11-12 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाहर ज़्यादा ना निकलें। सही। शाहिद साहब, ये जो आपने नुस्खा बताया है, ये कितने दिन में कितनी दफ़ा इस्तेमाल करना है? ये एक मरतबा इस्तेमाल करना है और इसे तमाम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई मीठा नहीं है, कोई नमकीन नहीं है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज भी ले सकता है। अच्छा, उसकी कोई ड्यूरेशन है, कितने दिन तक आपने लेना है, उसके बाद गैप देना है? कोई नहीं, जब ठीक हो जाए आप छोड़ दें। वैसे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर यरकान के असरात हों आपकी बॉडी में तो आप 21 दिन इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं हो। अच्छा, यरकान के लिए। अच्छा, और आप ये अनार के फूल भी लेके आए, मैंने देखा यहाँ पे। जी बिल्कुल, ये मैं दिखाना चाहूँगा। हमारी स्किन से रिलेटेड कुछ आप बता रहे हैं? गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो स्किन भी सैगी हो जाती है, उसमें 2 टून हो रहे होते हैं, कलर ख़राब हो रहा होता है, ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा तंग कर रही होती है। तो ऐसी सूरत में आपने, जैसे आपने देखा ना बाइक चला रहे होते हैं लड़के, तो उनके हाथ ब्लैक हो रहे होते हैं, 2 टून हो रहे होते हैं, तो ये उसको भी गाड़ी चलाने वालों के भी हो जाते हैं, जिस शीशे की तरफ से आपकी धूप पड़ रही होती है हाथ पे, वो हाथ काला हो जाता है। जी बिल्कुल हो जाता है। और बाज़ लोगों के फेस पे भी 2 टोन हो रहे होते हैं, बाज़ के ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, बाज़ के एक्ने के दाने तंग कर रहे होते हैं, और ब्लैक हेड वाइट हेड्स हो रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है ये, आपने देखा होगा, ये मैं अपने भाई को पहले दिखाऊंगा, आप देखिए सर, ये बिल्कुल अनार के फूल है। ये खाने का है? नहीं, खाने का नहीं है, खाने का नहीं, लगाने का। अनार के आप मुंह पे लगाएंगे थोड़ा सा ऐसे मसाज? इसका पूरा मुझे वो बता के देंगे। है बड़ा खूबसूरत अलबत्ता। ये इसका पाउडर है अनार के फूलों का, अनार के फूल का पाउडर। ये हमने लिया 1 चाय वाली चम्मच। ये सफ़ेदा काशगरी है, इसका भी 1 चाय वाला चम्मच। सफ़ेदा काशगरी है, सफ़ेदा काशगरी बिल्कुल ईजी मिल जाता है, 10-20 रुपए की मिल जाती है। और ये हुस्न यूसुफ है, ये 1 चाय वाली चम्मच।
नाम से ही लग रहा है हुस्न। ये बताएं हकीम साहब, ये नाम किसने रखे हैं? आपने ये हुस्न यूसुफ नाम किसने रखा है? ये किताब हिकमत में है। किताब हिकमत में इनका नाम है। और वो किताब कितने कदीम है इस वक्त? बहुत, यानी तो कदीम बहुत सारी किताबें चल रही हैं। किताबुल मुफरदात है, किताबुल मुरक्कबात, 100 साल पुरानी किताबें। हकीम जालिनूस थे, अफलातून थे, तो इन सब की किताबें हैं। इतने यही तो नाम सुन के लोग भाग जाते हैं ना, अफलातून, जालिनूस, हुस्न यूसुफ। बंदा बोलता है भाई ये तो कुछ जादू ही नुस्खा ले आए हैं भाई। ऐसे नाम है कि बंदा पहले ही बैकफुट पे आया था कि यार कुछ हो ना जाए मेरे साथ। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल से ये हकीम जालिनूस का ये जवारे जालिनूस जो बहुत चलता है, नज़ला, जुकाम, खांसी में पेट के अमराज, काफी लोग मैंने देखा है इसको इस्तेमाल करते हैं। जी, सफेदा काशगरी, अनार के फूलों का पाउडर और हुस्न यूसुफ 1-1 चाय वाली चम्मच, और 3 चम्मच हम डालेंगे इसमें उपटन। अच्छा, उपटन भी अगर आप हर्बल इस्तेमाल करें कोई भी किसी भी अच्छी दुकान से ले लें। सही। और प्योर उपटन ले लें। प्योर उपटन, जी हाँ। और इसे मिक्स करके आपने जितना इसमें लगाना हो उतना आपने, ये अर्के गुलाब है, अर्के गुलाब में। सही। जी हाँ। अगर अर्के गुलाब ना हो, दूध में भी मिला के आप इसे पेस्ट बना सकते हैं। अच्छा, ठीक सा पेस्ट बना के अपने फेस पे अप्लाई। जी हाँ, जी हाँ। और अगर दूध ना हो तो खीरे के पेस्ट में मिला लें। खीरे का पेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा हकीम साहब, जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। आप कितना ही पानी पी लें, कितना ही अपना ख्याल रखें, स्किन बहुत ड्राई होती है। तो उसके लिए भी ये फेस पैक अच्छा है? बिल्कुल बेहतरीन है। और कोशिश करें कि पानी का टेक ज़्यादा रखें। और तीसरी चीज़ ये है कि एलोवेरा का जो अंदर का गूदा होता है, वो 1 चाय वाला चम्मच आप रोज़ाना खा लिया करें। आपकी पूरी बॉडी की ड्राइनेस ख़त्म होगी। और उसके दूसरे बेनिफिट्स ये हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन के और विटामिन डी की जो मिकदार कम हो रही होती है, ये उसको भी पूरा करेगा। अच्छा, एक सवाल मेरा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलोवेरा का आपने जेल कहा कि हम खा लें। अच्छा, पहली चीज़ एक आपने ही मुझे एक शो पे कहा था, आपने मुझे कहा था कि हम एलोवेरा का पत्ता काटते हैं, मैं असली जो प्योर प्लांट है उसकी बात कर रही हूँ। जब हम एलोवेरा का जो उसका पत्ता होता है वो काटते हैं, तो उसमें से एक येलो जेल सा निकलता है। तो वो आपने मुझे याद है बताया था कि ये इस्तेमाल ना करें, इसको हटा दें। जो बिल्कुल प्योर व्हाइट में क्रिस्टल की तरह होता है वो इस्तेमाल करें। वो अच्छा, वो हटा के नहीं, बीच में से फिर आप दोबारा काटें। जब भी आप एलोवेरा का वो स्टेम काटते हैं ना, तो येलो एक फ्लूइड शुरू में निकलता है। यू हैव टू डिस्पोज दैट ऑफ एंड देन यूज द जेल। लेकिन हकीम साहब, दिमाग खराब होने का इलाज क्या है? दिमाग, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे लोगों का दिमाग खराब है हमारे मुल्क में। वो समझ रहे हैं कि पेट्रोल बढ़ाते रहेंगे, आवाम चुप करके बैठी रहेगी। तो दिमाग खराब का कोई इलाज, कोई नुस्खा बताएं कोई। मैं इतना जानता हूँ कि कभी की रातें बड़ी तो कभी के दिन बड़े। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं है। कि हाँ, अच्छा करोगे आगे। मैं अपने वालिद साहब की कब्र पे गया था, तो कब्रिस्तान पे खड़े होकर मैंने वीडियो बनाई। मैंने कहा हम अच्छा भी करें बुरा भी करें, हमने आना इधर ही है। बेशक हकीकत यही है। तो देख के आइए, अल्लाह खैर करे, हर की कब्र की तैयारी देखें। इस तरीके से आपने लेप कर लेना है, 15-20 मिनट रुक जाना है। अगर दाने एक्नी वगैरह मौजूद हो तो चेहरा वॉश कर लें आधे घंटे बाद। और अगर दाने मौजूद नहीं है, कलर साफ़ करना है आपने, तो फिर उस पर पानी का स्प्रे करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे। 1 मिनट रब करेंगे और फिर धो लेंगे आप। एक टाइम रोज़ाना, जब स्किन क्लियर हो जाए आप इसे छोड़ दीजिएगा। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनके हाथों के जो नक्कल से ब्लैक हो रहे होते हैं, पाँव पे निशान बन रहे होते हैं, ये उनके लिए भी बेहतर है। ये स्किन एक्सफोलिएट करता है आपकी? बिल्कुल, इसे साफ़ करेगी। और दूसरा ये है कि स्किन को हमवार करेगी, प्लेन करेगी। और देखिएगा जब आप 1-2 बार यूज़ करेंगे तो देखने वाला खुद कहेगा कि यार आप कोई महंगा फेशियल करा के आए। सही, यानी कि इंस्टेंट रिजल्ट के लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन खूबसूरत हो और इंस्टेंट रिजल्ट आपके सामने जल्द से जल्द आए, यानी कि 2 बार के इस्तेमाल से अगर रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो हकीम शहनाजी ने जो ये नुस्खा बताया है अभी, ये आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर लें, रेगुलर इस्तेमाल ये रेगुलर कर लें। अच्छा, रेगुलर आपको पहले दिन ही रिजल्ट मिल जाएगा। आप 1-2 बार यूज़ करेंगे, आपका एक शेड साफ हो जाएगा। जैसे ही आपका फेस मुकम्मल क्लियर हो जाए, आप इसे रोक दीजिए। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 दिन या 1 महीना यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, ये गर्दन अगर काली हो रही है, उसके लिए भी। अच्छा, गर्दन बहुत ज़्यादा अक्सर लोगों की पीछे से बैक कहते हैं ना कि गुद्दी की जगह जो होती है वो बहुत ज़्यादा काली हो जाती है, तो उस पर अगर आप लगाएं तो बहुत लगाएंगे आप। और दूसरा ये है कि जिनका भी सीरम इंसुलिन अनबैलेंस हो रहा होता है, उनकी गर्दन काली हो रही होती है, तो आजकल जामुन आए हुए हैं, 10 दाने सुबह 10 दाने शाम खा लिया करें आप। ये 1 महीना खाएं, आपकी देखें गर्दन चमकती भी होगी, ये ब्लैकिश खत्म हो जाएगी। और ये सीरम इंसुलिन जो अक्सर लोगों का डिसबैलेंस होता है, ये उनके लिए बहुत बेहतर है। ये अच्छा, ये बच्चों में भी हो जाता है? ये बच्चों में भी हो जाता है, बड़ों में भी हो जाता है। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उनकी पीछे से बैक गर्दन की जो है वो काली हो जाती है। अच्छा वर्दा, एक चीज़ बताऊं, बच्चों में खास तौर पे ये एहतियात कीजिए, जब विरासत में आपकी शुगर चल रही होगी तो इसकी वजह से भी ये असरात बच्चों में आते हैं। आप बाज़ बच्चों को देखा नहीं, एकदम फूल जाते हैं, ओबारा बन जाते हैं, लेकिन उनकी उम्र 10-12 साल है, लेकिन वो लगते बहुत बड़े। हमारी सोसाइटी में बढ़ते कैंसर शुगर की वजूहत क्या है? बहुत सारी रीजन है हमारे पास। जो है, जो हम जितनी भी बाहर की चीज़ें, हम जो केमिकलाइज चीज़ें हम खा रहे होते हैं, ये सबसे ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचा रही है। हम कोई भी चीज़ हम फ़ोन करते हैं, हमारे दरवाजे पे पहुंच जाती है। अगर आप अपने घर पे अपनी चीज़ें खुद पकाएं
और मैं समझता हूँ आप कभी बीमार नहीं हो। हेल्दी एंड हाइजीन। थैंक यू सो मच हकीम शाह नदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हम दोबारा आपको ज़रूर बुलाएंगे और आपसे मजीद कुछ फेस पैक्स जानेंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं। कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए दुनिया बोल है। मिलते हैं आपसे। हकीम साहब, अनार के फूल का शुक्रिया। वैसे फूल दूसरे मिलने चाहिए, आज अनार का फूल मिला। एक ब्रेक लेते हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। अब म्यूजिक का शौक सबको होता है, थोड़ी सी हम म्यूजिक की बात कर लें। सबको तो नहीं होता, मुझे बिल्कुल नहीं है म्यूजिक का शौक। आपने बहुत ज्यादा अपने लूज बॉल फेंक दिए। नहीं, कोई लूज बॉल नहीं है। सबको शौक नहीं होता। मैं अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, आप बहुत ही ना बोर किस्म के, आप एक अलग पर्टिकुलर हैं जो पाकिस्तानी मूवीज नहीं देखते। यानी इनका मैं अच्छे लोगों की बात कर रही हूँ, यानी मैं बुरा बंदा हूँ। इंटरेस्टिंग लोग यानी मैं नॉन इंटरेस्टिंग हूँ। एग्जैक्टली ये है, आप बहुत ही बोर किस्म के इंसान हैं। चले भाई, आप नाच गाने को पसंद करती हैं, आप इंटरेस्टिंग हो गई, आप इंटेलेक्चुअल हो गई। कहाँ से नाच और गाना इज म्यूजिक। गाने में नाचना नहीं है, गाना नहीं है, म्यूजिक है भाई। अगर चले नाच गाना इंटेलेक्चुअल है। गेस्ट से मिलवाइए, आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट गेस्ट है। आज मिलवाऊंगी, एक ऐसी हमारी मेहमान है, इनकी आवाज इतनी सुरीली है कि अगर अभी ब्रेक में मैं उनका एक पैकेज देख रही थी तो जब मैंने वो सुना मुझे लगा कि लता जी गा रही हैं, लेकिन जब मैंने वीडियो देखी तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है। अब ये इतनी हैरानकुन बात है। छोटी सी हमारी प्यारी सी मिनी लता मंगेशकर जी, इनसे मिलवाते हैं आपको। अलिशबा आमिर। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र है ठीक। अलिशबा, पहले मुझे ये बताएं कि कैसे आपकी आवाज़ इतनी रिजेंबल करती है लता जी से? ये तो बस मैंने जो है वो 6-7 साल की उम्र से जब गाना शुरू किया तो उस टाइम मैं वैसे ही शौकिया गाती थी। उसके बाद जब मैं 12 ईयर्स की हुई और फिर मैंने जो है वो पार्टीज़ में, मतलब अपनी जो फैमिली की गैदरिंग्स होती हैं उसमें जब मैंने सिंगिंग करना शुरू की तब लोगों ने मुझे कहा कि हाँ तुम्हारी वॉइस रिसेंबल करती है लता मंगेशकर जी से। तो पहली बार किसने कहा आपको जब, और कहा तो यकीन आया कि क्या वाकई ये सही कह रही है, मेरी टांग तो नहीं खींच रहे? पहली बार ऐसा है कि मैंने आपको जैसे बताया, मैं बर्थडे पार्टी में एक जगह गई थी तो वहाँ पे जो गेस्ट वगैरह आए हुए थे उन लोगों ने मुझे कहा, और फिर मुझे शायद यकीन नहीं भी हुआ क्योंकि लता मंगेशकर जी हमारी इतनी लेजेंडरी सिंगर है इंडिया की। लेकिन फिर मैंने शायद जब मुझे और लोगों ने कहा, जब मैं लाइव कहीं पर सिंगिंग करती थी तो फिर मुझे शायद लगा कि हाँ कहीं थोड़ी बहुत रिजेम्बलेंस होती है। कोई उस्ताद, कोई टीचर, कोई रियाज, सारे गामा पाधा नीसा, हारमोनियम से दोस्ती हुई? रियाज तो अभी मैं प्रॉपर तो अभी कोई उस्ताद से नहीं सीख रही हूँ, अभी मेरे फादर ही मुझे सिखा रहे हैं। और जहाँ तक है हारमोनियम का ताल्लुक तो वो अभी मैंने सीखना शुरू किया रिसेंटली, तो वो मैं अभी फ़िलहाल सीख रही हूँ। अच्छा, आपका ज़्यादातर रुझान जो है वो क्लासिकल सिंगिंग की तरफ है? जी राइट, क्योंकि आपसे मेरी गुफ्तगू हो रही थी, उन्होंने बताया कि क्लासिकल सिंगिंग की तरफ ज़्यादा है। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने क्या आशा उनकी लता मंगेशकर जी के गाने आपने गुनगुनाती थी, उनकी तरह गाने की कोशिश करती, तो इस तरह से आपकी आवाज़ है या आपकी वॉइस का टेक्स्चर जो है वो ही नेचुरली गॉड गिफ्टेड इस तरह से है? नहीं, मैं सिर्फ लता मंगेशकर जी के सॉन्ग्स नहीं सिंग करती, मैं पाकिस्तानी भी अगर कोई सॉन्ग गाती हूँ तो मेरी वॉइस का टेक्स्चर यही होता है। अच्छा, वैसे आपको किसी पाकिस्तानी स्टार से कंपेयर किया जाए तो आप क्या समझती हैं? हु इज योर फेवरेट स्टार एंड आपकी आवाज़ किससे मिलती होगी? मिलने का तो मुझे इतना वो अंदाज़ा नहीं है, लेकिन कौन सा फेवरेट? पाकिस्तानी मेरे जो फेवरेट सिंगर हैं वो मैडम नूर जहां, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो कोई नूर जहां का गाना सुना दीजिए, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब ने जो आपकी जितनी भी वीडियोस सुनी उसमें सारे जो थे वो इंडियन गाने थे, पर मेरी ख्वाहिश है कि आपकी आवाज़ में कोई पाकिस्तानी गाना भी सुना जाए। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे, तू मेरा हाथ हाथों में लेके चले, मेहरबानी तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले, मैं दीवानी तेरी, मैं दीवानी तेरी। वाकई इनकी क्या बात है। सफर मैं खिज़ा की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। जबरदस्त, बहुत खूब अलिशबा। The tone of her vocals, माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने इनको ऐसी आवाज़ से नवाजा है कि जो उनके वोकल कॉर्ड्स हैं, जो लैरिंग्स और फेरिंग्स से और जो रेजोनेटर से इनकी आवाज़ गले से निकल रही है,
शायद मैं नहीं समझ सकता कि टेलीविज़न की स्क्रीन या आपके टीवी के स्पीकर इंसाफ करेंगे। जो लाइव सुन के मुझे फीलिंग आई इनकी आवाज़ से, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आने वाले वक्त ये बहुत बड़ी स्टार होंगी, देखिएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा अलिशा, मुझे बताएं कि आपने किस तरह से सीखे, नहीं कि आपके फादर सिंगिंग करते, तो उन्होंने से आपने सीखना स्टार्ट किया? बिल्कुल, बिकॉज जिस तरह से आप गा रही हैं बाकायदा ऐसा लग रहा है कि प्रॉपर आप सीख रही हैं। मेरे फादर है जो असल में सिंगिंग करते हैं, वो शौकिया करते हैं, बाय प्रोफेशन तो ही इज़ अ लॉयर, लेकिन वो शौकिया करते हैं तो उनको देख के मुझे शौक हुआ, तो उन्हीं से मैं अभी फ़िलहाल सीखती हूँ। उन्हीं से सीखती, तो घर में प्रॉपर करोके और जैमिंग वगैरह होती तो आप गाती हैं? जी जी। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका आगे इरादा है इसको कब, क्योंकि अभी तक तो आपने कहा किसी टीचर से आप सीख नहीं रही हैं, तो आगे इसको एज अ प्रोफेशन आप लेके चलेंगी? इरादा है? जी मेरा इरादा तो है प्रोफेशनली इसको लेके आगे चलने का, क्योंकि अभी मेरे एग्ज़ाम्स रिसेंटली ख़त्म हुए हैं 9th के, तो अब मैं ऑफ है, तो फिर अब मेरा वो है कि मैं किसी प्रॉपर उस्ताद से सीखूँ। सही। अच्छा सिंगिंग में ये बहुत होता है ना कि हाई नोट्स पे गाना, लो नोट्स पे गाना, और ये बहुत मुश्किल है, और स्टार्ट में भी आपने जिस तरह से गाना गाया, मुझे आइडिया हो कि आप ऑलरेडी ये चीज़ पे प्रैक्टिस कर रही हैं अपनी। जी, क्योंकि अभी फ़िलहाल जो मुझे मेरे फादर सिखा रहे हैं तो मैं अभी उसी के हिसाब से कर रही हूँ प्रैक्टिस, लेकिन जब अभी फ्यूचर में जब मैं किसी उस्ताद से सीखूंगी तो फिर उनके हिसाब से फिर मज़ीद ऊंचे सुर लगाएंगी। तो आपका अपना गाना कब आने वाला है? अपने गाने तो अभी फ़िलहाल एक आध मेरे 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन अभी वो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे तो फिर वो मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट्स हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे, आपको कामयाबी दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे शो पे आई। और एक गाना मैं चाहूंगी कि लता मंगेशकर जी की आवाज़ में भी गाएं, ताकि हमें लगे कि भाई एक दफ़ा हम उनको वैसे ही सुन रहे हैं। जी जी। कोई भी आपका फेवरेट गाना? सूरत से मैं ना पहचानूंगी, नाम से भी ना उसको जानूंगी, देखूंगी कुछ ना मैं सोचूंगी, दिल जो कहेगा वही मानूंगी, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, हाँ ये पागल है, हाँ दीवाना है। वाह, अच्छा ये वही गाना है जो पहली बार आपने गाया और आपको कॉम्प्लीमेंट मिला? ये वही गाना है? जी जी। क्या बात है। तला आप बताइए, आप क्या कहेंगे इनके बारे में? कितना जबरदस्त हिडन टैलेंट है इनके अंदर। गिफ्टेड एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दुनिया बोल है, और आपके लिए हमारी नेक तमन्नाएं और दुआएं कि आप मजीद एक्सेल करें, प्रॉस्पर करें और कामयाबी के झंडे गाड़ें पूरी दुनिया में, स्पेशली विद योर अमेजिंग वॉइस। अब कुछ क्रिकेट की बात हो जाए। पाकिस्तान वुमेन टीम ने श्रीलंकन टीम को T20 सीरीज में वाइट वॉश करने के बाद वनडे सीरीज भी अपने नाम कर लिया है। कराची के मुकाबले क्लब में खेले गए वनडे सीरीज में पाकिस्तान ने 3 मैचेस में से 2-1 के मुकाबले में से सीरीज अपने नाम कर ली है। आईसीसी वुमेन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के 4 पॉइंट्स हो गए हैं। दूसरी तरफ दौरा पाकिस्तान पर आई श्रीलंकन वुमेन टीम की खराब परफॉर्मेंस ने खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए हैं। सारी सूरत पर गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं नैन आबिदी साहिबा, साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर। नैन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। पहला सवाल, वुमेन्स क्रिकेट टीम की बेहतरीन परफॉर्मेंस, कौन से आपकी नजर में वो पॉइंट्स थे जिनकी वजह से हमारी टीम इतनी स्ट्रांग हुई है? हु डू यू गिव द क्रेडिट टू? आई थिंक जो यंगस्टर्स का इनपुट इसमें इस दफ़ा आया है तो वो बहुत ही अच्छा है। आयशा नसीम, तूबा हसन, सिद्रा अमीन की परफॉर्मेंस तो सब बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में इन लोगों ने कलेक्टिव परफॉर्मेंस दी, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है। पास की जो परफॉर्मेंसेस थी, डिसअपॉइंटमेंट ओवरऑल एज ए नेशन भी मिली, एज ए प्लेयर्स भी हमें देखने को मिली, बट इस बार जो यंगस्टर्स ने स्टेप इन किया है और स्टेप अप करके पाकिस्तान टीम को जो परफॉर्मेंसेस दी हैं उसकी वजह से मुझे नज़र आ रहा है कि काफ़ी अच्छा फ्यूचर पाकिस्तान टीम का आने वाला है। सही। अच्छा नैन, देखने में आया है कि मैचेस के दौरान देखा गया है कि प्लेयर्स ने फील्डिंग में और बॉलिंग की साइड पे काफ़ी इंप्रूवमेंट की है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? देखिए वही बात मैंने पहले की है कि यंगस्टर्स जो आते हैं ना टीम के अंदर, नया ब्लड आता है तो फिर वो बहुत सी एनर्जी, बहुत सी एजिलिटी, बहुत सी स्पार्क लेकर आता है टीम के अंदर। तो जो अच्छा कॉम्बिनेशन सीनियर जूनियर का इस वक्त मिक्सअप हुआ है, बड़ी अच्छी टीम जेलन नजर आई है पूरे इस सीरीज के अंदर, दोनों T20 वनडेज है। तो उस स्पार्क की वजह से, उस एनर्जी की वजह से जो टीम की परफॉर्मेंस है वो भर के नजर आई है। और ऑफकोर्स आपने फील्ड में जो एनर्जी टीम की देखी है, ऑफकोर्स जब यंगस्टर्स आते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको पता है ना, बोलते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, इतनी एनर्जी होती है यंगस्टर्स में, तो वो उन्होंने शो किया इस बार। राइट, ये बताइए आपकी नज़र में वो कौन से इकदाम हुकूमत को करने चाहिए अपनी वुमेन्स क्रिकेट टीम को मजीद सपोर्ट करने के लिए, उनका मजीद मोराल और मोटिवेशन इंक्रीज करने के लिए?
देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट लीग के बारे में बार बार बोल रही हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया में अब पूरी वुमेन्स क्रिकेट में जो है वो लीग्स हो रही हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड, इवन न्यूजीलैंड और अब वेस्ट इंडीज भी शुरू कर रहा है। तो ये पूरी दुनिया में अब ये स्टार्ट हो चुकी है। जितना लड़कियां खेलेंगे और जितने फॉरेन प्लेयर्स के साथ लड़कियां खेलेंगे, तो एक फेयर फैक्टर जो होता है। पीसीएल में इस दफा को चांस मिल रहा है लड़कियों को पीएसएल में? पीएसएल रमीज राजा साहब ने बोला तो है कि हम अगले साल इसको देखेंगे, बट अभी तक तो कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। तो आई होप कि अगले साल 2023 में मैं होपफुल हूँ कि पीएसएल हमें देखने को मिले लड़कियों की। राइट, परसों श्रीलंका वेस्ट इंडीज की टीम भी आ रही है, वेडनेसडे सीरीज शुरू हो रही है, कैसे देख रही हैं आप इस सीरीज को, क्या चैलेंजेस होंगे? वेस्ट इंडीज की टीम जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले थोड़ी सी हल्की नजर आ रही है, बट यू नो क्रिकेट इज अ फनी गेम, आपको रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं होना और होम सीरीज का हमेशा से प्रेशर होता है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान अगर अपने पोटेंशियल पे खेलेगा और जो बेस्ट प्लेयर्स हैं हमारे दुनिया के जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, अगर वो अपनी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करेंगे तो डेफिनेटली पाकिस्तान के पूरे चांसेस हैं कि वो सीरीज जीतेगा ये वाली। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। नैन आबिदी हमारे साथ मौजूद थी और वो पूरी तरीके से ऑप्टिमिस्टिक मुझे नज़र आ रही हैं कि आने वाली सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ से जीतेगा। जिस तरीके से वुमेन क्रिकेट टीम ने श्रीलंका की टीम को पिछाड़ा है, उसी तरह पाकिस्तानी शाहीन वेस्ट इंडियन काली आंधी को पिछाड़ेंगे वर्दा। बिल्कुल, और अब कुछ बात कर लेते हैं इसी बारे में, सितारों का हाल लेते हैं कि सितारे क्या कहते हैं हमारे तला। सितारे आपके पसंदीदा, आप और सितारे और जब नहीं होते तो आप बहुत ज्यादा मिस करते हैं सितारों को। आप मुझे हमेशा कहते हैं, मैंने कहा कैसे हम सेगमेंट को छोड़ सकते हैं। हमारा सेगमेंट है बोल्ड प्रेडिक्शन, जिसपे हम बात करेंगे कि मुल्क में शदीद मौसमी बहरान और साथ साथ सियासी महाजराई का तूफान और IMF की शराइत पर शहबाज सरकार हलकान होना, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे हमारी टैरो कार्ड रीडर उनसा शाह से। तो उनसा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू टू अंसा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप दोनों ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। उनसा बताइएगा, सितारों की रोशनी में क्या सूरत हाल चल रही है? मुल्क का माशी सूरत हाल बहुत ज़्यादा जो है वो बहरान का शिकार है। आपको क्या लग रहा है, किस तरफ जाएगी, आवाम का क्या होगा? कार्ड्स जो हैं वो मैं जो है नेगेटिव प्रेडिक्शन करने में मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता ऑब्वियसली, लेकिन कार्ड्स जो आते हैं वो बताने पड़ते हैं। मैं आपको शो भी कर देती हूँ, कार्ड्स कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फिर यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है, लास्ट जो कार्ड है वो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप देख सकते हैं इतनी तलवारें, 8 तलवारें, 10 तलवारें नजर आ रही हैं। ये सारी आवाम पे आके लग रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखें मुझे लगता है कि अवाम जो है ना इतनी ज़्यादा कंफ्यूज है और उसके साथ साथ गवर्नमेंट भी कंफ्यूज है कि क्या किया जाए। अवाम को अभी भी कुछ थोड़ी बहुत उम्मीद है, लेकिन मुझे वो उम्मीद जो है वो पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो थोड़ा उम्मीद का कार्ड है। थोड़ा अवाम जो है वो गवर्नमेंट और अवाम जो है वो थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर फिर 8 ऑफ सोर्ड्स आता है। तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इस तकलीफ से जो है वो गवर्नमेंट आवाम को निकालती हुई तो नज़र नहीं आ रही, बल्कि धकेलती नज़र आ रही है। तो अच्छा, उनसे ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के भी सुनने में, उनके बारे में भी आ रहा है कि गिरफ्तार किया जाएगा उनको। इसके बारे में शदीद हम रिएक्शन भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से भी आ रहा है और आवाम की तरफ से भी सख्त इसका रिएक्शन आ रहा है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगी, क्या रिस्क ये है या बरकरार रहेगा या ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जस्ट खाली एक प्रेशर है? देखिए, मेरे पास जो इमरान खान साहब के अगेन, अब देखिए जब मैंने इकोनॉमी की कार्ड निकाले वो मैंने आपके सामने इतनी तलवारें और इतनी ज़्यादा परेशानियां नज़र आई हैं। उसके साथ अगर जब मैंने इमरान खान साहब की एनर्जी, उनकी लक, उनकी किस्मत मैंने देखी है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, इन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब देखिए कार्ड इतने पावरफुल हैं, इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं इमरान खान साहब के लिए, तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि ये अभी थोड़े से अप्स एंड डाउन्स नज़र आ रहे हैं। सियासी तौर पर पॉलिटिकली थोड़ा सा फंसे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन उनकी पोजीशन वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि एक तो अवाम उनके साथ है, उसके साथ साथ किस्मत भी उनके साथ है। अच्छा, तो मुझे इमरान खान साहब को कोई नुकसान पहुंचेगा या इमरान खान साहब को कोई गिरफ्तारी होगी या क्या, क्योंकि अगर इमरान खान साहब को की गिरफ्तारी हुई तो अवाम और ज़्यादा, उनका रिएक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल। तो
और हुकूमत के हक में ये बहुत ही गलत फैसला साबित हो सकता है, बहुत गलत साबित होगा और ये हुकूमत के अगेंस्ट जाएगा, बहुत ज़्यादा रिएक्शन हो सकता है। तो मैं नहीं समझती कि इमरान खान साहब को कोई गिरफ्तारी मुझे नज़र नहीं आ रही। सही। अच्छा ये बताइए उनसा कि हुकूमत क्या आपको अपना टाइम लिमिट पूरा करती हुई नज़र आ रही है? देखें, द चैरियट का कार्ड है हुकूमत का ना, तो अप्स एंड डाउन्स मुझे हुकूमत के नज़र आ रहे हैं कि ज़बरदस्ती ये हुकूमत जो है वो अपना टाइम पूरा करती नज़र आ रही है, क्योंकि मुझे इस साल तो इलेक्शंस नज़र नहीं आ रहे। अभी आज की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि मुझे लगता है कि ज़बरदस्ती ये हुकूमत अपना टाइम पूरा करती हुई नज़र आ रही है। और हो सकता है हालात इस चीज़ को नहीं, इसके हालात ना हो, लेकिन फिर भी होता है ना कि हुकूमत अपने उसकी वजह से जो है वो अपना टाइम पीरियड पूरा करेगी। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है कि आज देखिए कि हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी, जबकि कह रहे हैं कि नवंबर का महीना अब बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर अभी हम बात कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि पाक वेस्ट इंडीज़ जो मैच होने जा रहा है इसके बारे में आप क्या कहती हैं? क्या सूरत हाल रहेगी? पाकिस्तान विन करेगा या वेस्ट इंडीज़ विन करेगी? देखिए, मेरे पास कार्ड्स तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे हैं और ये द एम्प्रेस का कार्ड है और उसके अलावा हेरोफेंट का कार्ड है। ये कार्ड तो बहुत ज़्यादा फेवर कर रहा है पाकिस्तानी टीम को और ये मैच बहुत ज़्यादा, ये मैचेस जो हैं, ये सीरीज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा फील तो हो रहा है कि काफ़ी मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान के फेवर में जाएंगे। चलें, थैंक यू सो मच उनसे, बहुत बहुत शुक्रिया। हम दुआ कर सकते हैं साथ सितारों का भी आपने कि सितारे पाकिस्तान की फेवर में हैं और आगे हम दुआ कर सकते हैं ताला कि पाकिस्तान मैच जीत जाए। आमीन। और इसी के साथ हमारे शो का वक्त तमाम होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।